अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मावा खाजा की रेसिपी और इसे हम ईद मिलाद के लिए बनाएंगे। मावा खाजा को बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बस कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखते हुए इसे बनाना है और ये बिल्कुल भी परफेक्ट बन के तैयार होता है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार से मावा खाजा को कैसे बनाया। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना लिया है, यानी कि हमने काजू बादाम और पिस्ता का दरदरा सा पाउडर बना लिया है और ये करीबन 1/4 कप ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है। अब इस ड्राई फ्रूट्स पाउडर को हम एक कटोरी में निकाल कर रख देंगे। तो यहाँ पर हमने 3/4 कटोरी शक्कर ले लिया है और इसे भी हम उसे सेम ग्राइंडर जार के अंदर डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे हम 6 इलायची के सीड्स और इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने शक्कर और इलायची का पाउडर बना के तैयार कर लिया है। अब चलिए आटा लगा लेते हैं। आटा लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक परात ले लिया है और परात के अंदर 2 कप मैदा ले लेंगे। इस तरह की कटोरी से माप कर आप 2 कटोरी यानी कि 2 कप मैदा ले लें। अब जो हमने शुगर पाउडर तैयार किया है उसमें से 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर हम मैदे में डाल देंगे और ये जो बाकी का शुगर पाउडर बच गया है उसे हम मावा के अंदर मिक्स करेंगे, यानी कि स्टफिंग में डालेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक डालने से ये नमकीन नहीं हो जाएगा, लेकिन किसी भी मीठे में अगर आप नमक ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। अब इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिला लेंगे। अब इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून गरम घी डाल देंगे, यानी कि 1/4 कप हमने इसमें गरम घी डाल दिया है और अब इसे थोड़ा संभालते हुए हाथों की मदद से मिला लेंगे, क्योंकि घी गरम है इसलिए इसे थोड़ा संभालते हुए मिलाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यानी कि मोयन लगा लेंगे। तो जब आप घी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले तो आटा इस तरह से अगर इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब आपने घी बराबर डाला है। अब यहाँ पर हमने आधा कप दूध और पानी को मिक्स करके ले लिया है और इसे हमने रूम टेम्परेचर पर लिया है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा करके दूध इसके अंदर डालेंगे और इसका मीडियम आटा लगा लेंगे। आप चाहें तो आटे को पानी से भी गूंथ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मीडियम सा डो लगा लिया है और डो को हम कवर करके रेस्ट पे रख देंगे और तब तक हम इसकी जो स्टफिंग है वो तैयार कर लेते हैं। खाजा की स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पर एक बोल के अंदर 350 ग्राम मावा ले लिया है और मावा को अच्छी तरह से हाथों से थोड़ा क्रम्बल कर लेंगे। अब मावा के अंदर हम तैयार किया हुआ ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल देंगे, साथ ही में आधा कप कोकोनट पाउडर डाल देंगे और अब इसके अंदर हम बाकी का बचा हुआ सारा शुगर पाउडर डाल देंगे और अब इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिला लेंगे। लेकिन इसे मिलाने के बाद मुझे जो स्टफिंग है वो गीली लगी, तो मैंने इसके अंदर और कोकोनट पाउडर ऐड किया था, यानी कि टोटल हमने इसके अंदर 100 ग्राम्स कोकोनट पाउडर ऐड किया है। तो यहाँ पर हमने स्टफिंग को तैयार कर लिया है। अब इसके हम थोड़े थोड़े पोर्शंस लेंगे और इसके बड़े नींबू के बराबर के बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। स्टफिंग को दोनों हथेली के बीच में इस तरह से घुमाते हुए गोल और चिकना कर लेंगे और इसे एक अलग प्लेट में रख लेंगे और इस तरह से हमने पूरे स्टफिंग्स की बॉल बनाकर तैयार कर ली है। और अब यहाँ पर जो आटा हमने रेस्ट पे रखा था, आप देख सकते हैं थोड़ा और सॉफ्ट और लचीला हो गया है। तो इसे हम किचन टेबल के ऊपर पहले ले लेते हैं और अब इसे दोनों हाथों की मदद से इस तरह से रोल करते हुए लंबा सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे। तो डो को हमने सिलेंड्रिकल शेप दे दिया है। अब इसे इस तरह के इक्वल पोर्शंस में कट कर लेंगे। एक नाइफ की मदद से हमें इसे कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसके हर एक पोर्शन की लोइयाँ तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैंने डो को 8 इक्वल पोर्शंस में कट कर लिया है। अब एक एक पोर्शन लेंगे और इसे रफली इस तरह से गोल करके एक परात में रखते जाएंगे, यानी कि इसकी लोइयाँ तैयार करके हमें एक परात में रख लेना है और इस तरह से हम सभी पोर्शंस की लोइयाँ तैयार करके इस परात के अंदर रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने 8 पोर्शंस की 8 लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं और इसे हमने रफली गोल किया है, बहुत ज़्यादा चिकना नहीं किया है। इसे बाद में हम चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 लोइयाँ ले ली हैं जिसके अंदर हम कलर ऐड करने वाले हैं। हम अलग अलग कलर ऐड करेंगे हर एक लोई के अंदर, यानी कि रेड, येलो और ग्रीन कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक लोई ले ली है जिसके अंदर हमने 4 से 5 ड्रॉप जेल फूड कलर डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक लोई के अंदर लाल कलर को अच्छी तरह से मिला लिया है और आप देख सकते हैं कलर मिलाते मिलाते मेरे हाथ भी अच्छी तरह से लाल हो गए हैं। और अब कलर को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे फिर से अच्छी तरह से गोल और चिकना लोई का शेप दे देंगे और इसे हम फिर से परात के अंदर रख देंगे। और अभी जो दूसरी वाली लोई है इसके अंदर हम 1/4 चम्मच ग्रीन फूड कलर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने पाउडर फूड कलर ऐड किया है और अब इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिला लेंगे। आप चाहें तो पाउडर फूड कलर को थोड़ा सा पानी में मिला के भी लोई के अंदर मिक्स कर सकते हैं, या तो आप इसके जगह पे जेल फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रीन फूड कलर को भी अच्छी तरह से लोई के अंदर मिक्स कर लिया है। अब इसकी हम फिर से अच्छी तरह से गोल और चिकनी लोई तैयार कर लेंगे और इसे भी हम उसे सेम परात में रख लेंगे।
और जब भी आप दूसरा कलर मिलाएं उससे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें ताकि आपके हाथों का कलर वो लोई के अंदर ना लग जाए। और हमने ग्रीन कलर की लोई तैयार करके भी इसे परात में रख लिया है। अब जो लास्ट वाली लोई है इसके अंदर हम येलो फूड कलर ऐड करेंगे और हमने हाथों को पहले अच्छी तरह से धो लिया है। तो यहाँ पर हमने 3-4 ड्रॉप येलो फूड कलर को लोई के अंदर डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो येलो फूड कलर को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसे फिर से लोई का शेप देंगे और इसे परात में रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 कलर वाली लोइयाँ तैयार कर ली है, लाल, हरा और ग्रीन कलर की, और बाकी हमने जो 5 है वो वाइट लोइयाँ तैयार कर ली है। और अब हम इन लोइयों से रोटियां तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वाइट वाली जो लोइयां हैं उसकी रोटियां तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम कलर वाली लोइयों से रोटी तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक वाइट वाली लोई ली है और इसे अच्छी तरह से चिकना करके थोड़ा प्रेस कर लेंगे। अभी जो वाइट वाली लोई है इसके ऊपर हम सूखा आटा लगाकर इसकी गोल और पतली रोटी बेल लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर बीच में फिर से सूखा आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक वाइट वाली लोई की पतली सी रोटी तैयार कर ली है और इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल पतली रोटी हमने तैयार की है। अब इन तैयार की हुई वाइट कलर की रोटियों को हम अलग प्लेट में रखते जाएंगे और जिस प्लेट में हमें इसे रखना है उस प्लेट में पहले हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ये तैयार की हुई वाइट रोटी को इसके ऊपर रख लेंगे और इस रोटी के ऊपर हम फिर से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि इसके ऊपर जब हम दूसरी रोटी रखें तो एक दूसरे में रोटियाँ चिपके ना। और इस तरह से हमने उसके बाद में दूसरी वाइट लोई ले ली है और दूसरी वाइट लोई को भी इस तरह से हथेली के बीच में घुमाते हुए पहले चिकना कर लेंगे, फिर थोड़ा सा प्रेस करेंगे और सूखा आटा लगा के इसकी बिल्कुल भी पतली सी रोटी तैयार कर लेंगे। और इस तरह से हम सभी वाइट रोटियों को पहले बेल कर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल भी पतली पतली और गोल रोटियां बना के तैयार करनी है। और रोटियां बेलने के बाद आप चेक कर लीजिए कि रोटियों के साइज़ बिल्कुल बराबर हो, यानी कि आप पहले वाली रोटी के ऊपर रख के इसकी साइज़ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी वाली रोटी को भी अच्छी तरह से गोल और पतला बेल के तैयार कर लिया है और इस तैयार की हुई रोटी को हम पहले वाली रोटी के ऊपर रख देंगे। और आप देख सकते हैं हमने रोटियों को बिल्कुल बराबर साइज़ का बनाया है। इस तरह से आप एक दूसरे के ऊपर रोटियों को रख के चेक कर लीजिए। और जब भी आप रोटियां बना के तैयार करें ऊपर से इस तरह से सूखा आटा डस्ट कर दें ताकि जो दूसरी रोटी आप इसके ऊपर रखें तो वो चिपके ना। और इस तरह से हमने बाकी की सभी वाइट रोटियों को बिल्कुल भी गोल और पतला बेल कर एक के ऊपर एक रख लिया है। तो यहाँ पर हमने सभी वाइट रोटियों को बेल कर तैयार कर लिया है। अब चलिए कलर वाली रोटियों को बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो कलर वाली लोई में से सबसे पहले मैंने यहाँ पर पीली वाली लोई ली है। आप किसी और कलर की लोई भी लेके पहले इसे बेल सकते हैं। और लोई को हमने हथेली के बीच में घुमाते हुए पहले इसे थोड़ा सा चिकना कर लिया है। अब इसके ऊपर सूखा आटा लगा के इसकी पतली सी गोल रोटी बेल लेंगे। और कलर वाली रोटियों को भी हमें उसी तरह से बेलना है जिस तरह से हमने वाइट वाली रोटियों को बेला है। और ज़रूरत पड़ने पे अगर लगे तो आप बीच में सूखा आटा फिर से लगा सकते हैं। कलर वाली रोटियों को भी वाइट वाली रोटियों जितना पतला और उसी साइज़ का हमें बेलना है। आप इसे बाद में बेलने के बाद वाइट रोटी के ऊपर रख के चेक कर सकते हैं कि ये बराबर साइज़ की बनी है या नहीं। तो यहाँ पर हमने पीली वाली रोटी को बेल कर तैयार कर लिया है और अब इन कलर वाली रोटियों को हम अलग प्लेट में रखेंगे। तो इस अलग प्लेट को भी हम पहले मैदे से डस्ट कर लेंगे। और अब इस तैयार की हुई पीली रोटी को हम इस प्लेट में रख लेंगे। और अब हम इस पीली वाली रोटी के ऊपर सूखा मैदा डस्ट करेंगे जिससे कि हम जब इसके ऊपर दूसरी कलर वाली रोटी रखें तो एक दूसरे के अंदर रोटियां चिपके ना। और इस तरह से हमने ग्रीन कलर की रोटी को भी बिल्कुल भी पतला और गोल बेल कर तैयार कर लिया है। अब इसे हम इस येलो वाली रोटी के ऊपर रख लेंगे। और अब ग्रीन वाली रोटी के ऊपर भी हम थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे। और यहाँ पर हमने रेड वाली रोटी को भी बिल्कुल गोल और पतला और सेम साइज़ का बेल कर तैयार कर लिया है और इसे हमने ग्रीन वाली रोटी के ऊपर रख लिया है। तो हमने वाइट और कलर वाली रोटियां बेल कर तैयार कर ली है। अब चलिए साटा तैयार कर लेते हैं। साटा या रोटियों के ऊपर जो लेप हम लगाएंगे उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप मैदा ले लिया है और इसी के अंदर हम आधा कप घी डाल देंगे, यानी कि मैदा और घी का रेशियो हमें इक्वल रखना है। और साटा को आप चाहें तो मैदा और घी मिला के तैयार करें या तो आप इसे कॉर्नफ्लावर और घी मिला के भी तैयार कर सकते हैं। या तो आप चाहें तो आधा कॉर्नफ्लावर आधा मैदा लें, यानी कि 1/4 कप कॉर्नफ्लावर 1/4 कप मैदा लें और उसके अंदर आधा कप घी डाल के भी साटा तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे मैदा और घी से तैयार कर रहे हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमने मैदा और कॉर्नफ्लावर का बिल्कुल भी स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है, यानी कि यहाँ पर हमने साटा तैयार कर लिया है। चलिए अब रोटियों के लेयर्स लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक वाइट रोटी ली है और अब इसके ऊपर हम 1 से 2 चम्मच तक साटा डाल देंगे और इसे अपनी फिंगर्स की मदद से अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। और अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा और साटा लगा लेंगे और इसे पूरी रोटी के ऊपर हमें अच्छी तरह से साटा को लगाकर स्प्रेड कर लेना है।
तो यहाँ पर हमने एक वाइट रोटी के पूरे सरफेस के ऊपर साटा लगा के स्प्रेड कर लिया है। और अब वाइट रोटी के ऊपर हम कोई भी एक कलर वाली रोटी रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर रेड कलर की रोटी रख रही हूँ और इस रेड वाली रोटी को बिल्कुल भी बराबरी पे वाइट वाली रोटी के रखेंगे। अब रेड वाली रोटी को हल्का सा फिंगर से प्रेस कर लेंगे जिससे कि ये वाइट वाली रोटी के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। और अब रेड वाली रोटी के ऊपर भी हम साटा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फिंगर की मदद से फैला लेंगे। और रेड रोटी के भी पूरे सरफेस के ऊपर हमें साटा को लगाना है। इस तरह से आपको एक वाइट रोटी और एक कलर वाली रोटी की लेयरिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने लाल वाली या कलर वाली रोटी के बाद अब यहाँ पर वाइट वाली रोटी की लेयर लगा दी है। और अब इस वाइट रोटी के ऊपर हम फिर से साटा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फिंगर की मदद से स्प्रेड कर लेंगे। और साटा लगाने के बाद आपके हाथों के ऊपर बहुत सारा घी लग जाता है, तो दूसरी रोटी को आप उठाने से पहले आपके हाथों को अच्छी तरह से एक कपड़े से पोंछ लें। इससे रोटी उठाने में आसानी होगी और आपके घी वाले हाथों पर रोटी चिपकेगी नहीं। तो अब वाइट वाली रोटी के बाद हमने इसके ऊपर ग्रीन रोटी रख ली है और उसे थोड़ा सा प्रेस कर दिया है। और इस तरह से हमें ऑल्टरनेट लेयर्स लगा लेनी है रोटियों की, यानी कि एक वाइट रोटी की लेयर लगाएंगे, उसके बाद एक कलर वाली रोटी, फिर एक वाइट रोटी, फिर एक कलर वाली रोटी। और हर एक रोटी के ऊपर साटा हम ज़रूर से लगाएंगे, उसके बाद ही हम दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे। और अब यहाँ पर ग्रीन या कलर वाली रोटी के बाद हम इसके ऊपर वाइट वाली रोटी रख लेंगे। और अब वाइट वाली रोटी के सरफेस पे भी हमने साटा को लगा लिया है। और अब इसके ऊपर लास्ट जो कलर वाली रोटी बची है, यानी कि येलो वाली रोटी, उसे भी हम इस वाइट रोटी के ऊपर रख लेंगे। और अब येलो रोटी रखने के बाद हमने इसे हल्का सा फिंगर से प्रेस कर लिया है। उसके बाद हमने इसके ऊपर साटा लगा के पूरी रोटी पे फैला लिया है। और अब इसके ऊपर वाइट रोटी रख के हल्का सा फिंगर से प्रेस कर लेंगे। इस तरह हमें इसकी लेयर्स को रिपीट करते जाना है, यानी कि वाइट फिर कलर, वाइट फिर कलर। तो यहाँ पर हमने वाइट रोटी के ऊपर फिर से हमने यहाँ पे साटा को स्प्रेड कर लिया है। और अब यहाँ पर एक वाइट रोटी एक्स्ट्रा बच गई है, तो इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये लास्ट वाली जो वाइट रोटी है इसके ऊपर ही हम लेयर लगा देंगे। और अब ये जो लास्ट वाली वाइट रोटी की लेयर है इसके ऊपर भी हम अच्छी तरह से पूरे सरफेस पे साटा को लगा के स्प्रेड कर देंगे। लास्ट वाली रोटी के ऊपर भी साटा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसे रोल करेंगे तो ये अच्छी तरह से साटा की वजह से रोल बहुत अच्छी तरह से चिपकेगा। तो सारी रोटियों की लेयरिंग करने के बाद हमें इसका एक किनारा लेना है और इसे इस तरह से पूरा लास्ट एज तक इसे गोल रोल कर लेना है। थोड़ा सा टाइटली इसे रोल करेंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से सील हो जाए। और पूरा रोल करने के बाद इसे इस तरह से हाथों की मदद से थोड़ा और रोल कर लेंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से जो लेयर्स है वो टाइटली चिपक जाएं। तो पटले के ऊपर हमें इसे रोल करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो हमने इसे किचन टेबल के ऊपर ले लिया है। और किचन टेबल के ऊपर इस तरह से हम दोनों हाथों की मदद से थोड़ा सा इसे रोल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी इसे पतला नहीं करेंगे, बस हमें इसे थोड़ा सा इसे पतला करना है जिससे कि इसके लेयर्स है वो अच्छी तरह से एक दूसरे में चिपक जाए और फ्राई करते वक्त ये खुले ना। और अब जो दोनों इसके एजेस है इसे हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे और इसे प्रेस करके थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा लेंगे, ताकि जब हम इसके पोर्शंस कट करें तो सारे पोर्शंस इंक्लूडिंग जो साइड्स के पोर्शन है वो इक्वल पोर्शन में कट हो। तो यहाँ पर हमने इसे रोल कर लिया है और अब इसे एक नाइफ़ की मदद से 1 इंच के पोर्शंस में कट कर लेंगे। और 1 इंच से ज़्यादा थिकनेस में इसे नहीं कट करेंगे, क्योंकि अगर 1 इंच से ज़्यादा इसे मोटा कट करेंगे जो खाजा की जो आउटर लेयर है, जो कोटिंग है ऊपर की, वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, तो खाजा खाने में अच्छा नहीं लगेगा। और अब पोर्शंस को कट करने के बाद हमें हर एक पोर्शन लेना है और इसे इस तरह से साइड से फिंगर से प्रेस करते हुए गोल कर लेना है। फिर इसे ऊपर से प्रेस करके थोड़ा चपटा कर लेना है और इस तरह से हमें सभी पोर्शंस को गोल और चपटा कर लेना है और इसे एक अलग प्लेट में रख लेना है। तो यहाँ पर हमने हर एक पोर्शन को गोल और चपटा करके इसे एक अलग प्लेट में रख लिया है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और कलरफुल ये दिख रहा है, बिल्कुल रिबन जैसा। अब यहाँ पर हमने एक पोर्शन लिया है और उसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएंगे। बहुत ज़्यादा मैदा इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, बस थोड़ा सा ही मैदा लगाएंगे, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है। इसे हमें थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है, बस थोड़ा सा ही इसे बेल कर हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पोर्शन को बेल लिया है, आप देख सकते हैं बस इतना ही हमें बेलना है। और इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है। अब इस तैयार किए हुए मावे के गोले को इसके बीच में रखेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे और साइड्स में आप चाहें तो या तो दूध लगा दें या तो पानी लगा लें। तो यहाँ पर मैं इसे पानी लगा के सील कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसके पूरे किनारे के ऊपर हमने पानी लगा लिया है और अब इस तरह से प्लीट्स बनाते हुए इसे सील कर लेंगे। प्रेस करते जाएंगे, प्लीट्स बनाते बनाते इसे दबाते जाएंगे, ताकि जो हमने पानी लगाया है उसकी वजह से प्लीट्स अच्छी तरह से चिपक जाए। और लास्ट में इस तरह से इसे फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे
और फिर इसे इस तरह से थोड़ा सा गोल बॉल का शेप देंगे, क्योंकि जो खाजा होता है मार्केट वाला वो इस तरह से गोल होता है बॉल की तरह। तो यहाँ पर हमने एक मावा खाजा को अच्छी तरह से गोल शेप करके तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये बॉल की तरह बन गया है। और पीछे से ये इस तरह से ही होता है, जो मार्केट वाला खाजा होता है वो भी पीछे से इस तरह से ही होता है। और इस तरह से हम मावा खाजा को शेप करके अलग प्लेट में रखते जाएंगे और इस तरह से बाकी के जो खाजा है उसे भी हम स्टफ़ करके गोल बॉल की तरह बना के अलग प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी मावा खाजा को शेप करके तैयार कर लिया है। अब चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो खाजा को ऑयल में डालने से पहले इसे फिर से थोड़ा सा गोल कर लेंगे, क्योंकि मैदा जो है थोड़ा लचीला होता है, इसका शेप थोड़ा चेंज हो जाता है रखने से। तो इसे ऑयल में डालने से पहले इसे थोड़ा सा वापस से गोल कर लें, उसके बाद ही ऑयल में डालें। और यहाँ पर हमने 1 लीटर ऑयल लिया है इसे फ्राई करने के लिए। ऑयल को पहले हमने अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है और जब ये अच्छी तरह से गर्म हो गया था तो इसे हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। और अब खाजा को हमें बिल्कुल भी लो फ्लेम पर इसका लाइट गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। जो मावा खाजा होता है उसका बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन कलर नहीं करना है, क्योंकि जो मार्केट वाला खाजा होता है उसके ऊपर भी लाइट गोल्डन कलर ही होता है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट बैच में 6 से 7 खाजा डाल दिया है और बाकी का जो 6 से 7 खाजा बच गया है उसे हम सेकेंड बैच में फ्राई कर लेंगे। और खाजा को हमें ऑयल में डालते के साथ ही इसे चलाना नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे तुरंत चलाने लगेंगे तो इसकी जो लेयर्स है वो खुल जाएगी और इसकी जो मावा की स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगी। तो जब ये एक साइड से थोड़ा लाइट गोल्डन फ्राई हो जाए उसके बाद ही हम इसे दूसरी तरफ पलटेंगे, ताकि ये जो शेप है उसे अच्छी तरह से होल्ड कर ले। तो जब खाजा का एक तरफ से लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसे दूसरी तरफ पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसे लाइट गोल्डन कलर आने तक और थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो खाजा को हमने दूसरी तरफ पलट लिया है और अब इसे हर तरफ से अलटते पलटते हुए बिल्कुल भी लो फ्लेम पर लाइट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी खाजा लाइट गोल्डन और क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें हम ऑयल में से निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। और इस तरह से हम बाकी के खाजा को भी ऑयल में से निकाल कर इसी प्लेट में रख लेंगे। और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा परफेक्ट ये मावा खाजा बनके तैयार हुए हैं। मार्केट वाले से भी काफ़ी ज़्यादा ये देखने में और खाने में अच्छे बने हैं। और जो बाकी के मावा खाजा इस कढ़ाई में बच गए हैं उसे भी हम ऑयल में से निकाल कर इस प्लेट में रख लेंगे। तो हमारा मावा खाजा बनके पूरी तरह से तैयार है। चलिए अब मैं आपको इन्हें सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने सभी मावा खाजा को इस प्लेट में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल, कलरफुल और बिल्कुल परत वाले ये बनके तैयार हुए हैं। और अंदर से आप इसकी स्टफिंग देखिए कितनी अच्छी तरह से हमने इसके अंदर स्टफिंग को फिल किया है। जो मार्केट वाला मावा खाजा होता है उसमें स्टफिंग बहुत ही कम होती है, लेकिन क्योंकि हमने इसे घर में तैयार किया है इसलिए हमने इसके अंदर स्टफिंग भी काफ़ी अच्छी तरह से डाली है। तो अगर आपको ये मावा खाजा की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।